हेलो एवरीवन, मेरा नाम पावनी है और आज हम उत्तराखंड के करंट अफेयर्स देख रहे हैं, वो भी एनवायरनमेंट रिलेटेड। जो भी एनवायरमेंटल डेवलपमेंट्स हुए हैं या कोई भी न्यूज़ में था तो वो देखेंगे, और ये आपको हिंदी में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ ये जो कवर कर रहे हैं हम जनवरी से अप्रैल 2025 के जितने अभी तक आए हुए हैं, प्लस इसमें इंडिया ईयर बुक के जो एनवायरनमेंट रिलेटेड, जो उत्तराखंड रिलेटेड भी हैं, वो सब इसमें कवर हो जाएंगे। जनवरी में न्यूज़ आई थी कि जो पर्यावरण मंत्रालय है यानी कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, उन्होंने एनवायरनमेंट कैलेंडर जो कि इस साल का है वो रिलीज़ कर दिया गया है, यानी कि पर्यावरण कैलेंडर। और यहाँ पर 12 इम्पॉर्टेंट पर्सन्स के नेम हैं। 12 इम्पॉर्टेंट पर्सन्स हैं, जिनमें से 2 जो हैं वो उत्तराखंड के हैं। वो आपको याद रखने हैं कौन कौन है। लेट सुंदरलाल बहुगुणा जी और डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। ठीक है, अनिल प्रकाश जोशी। तो आपको ये याद रखने हैं, 2 नेम आ सकते हैं कि उत्तराखंड के कौन से 2 व्यक्ति हैं जिनको पर्यावरण कैलेंडर 2025 में शामिल किया गया है। और जो अनिल प्रकाश जोशी हैं, उनके बारे में आपको एक चीज़ और याद रखनी है, वो है कि इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया है। और इन्हें पद्म विभूषण दे दिया गया था पहले। और जो कुल पर्यावरण उत्पाद है यानी कि जो ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट है, उसके आइडिया के लिए इन्हें ये सम्मान मिला है, और इसीलिए शायद इनका एनवायरनमेंट कैलेंडर में नेम भी आया है। और जो साइकिल टूर है उनके लिए भी ये फेमस है। अवेयरनेस जनरेशन यानी कि जागरूकता फैलाने के लिए भी ये बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, सो आपको ये 2 नाम याद रखने। सोप स्टोन माइनिंग यानी कि जो सेल खड़ी है उसके खनन से रिलेटेड है। जो कांडा कन्याल है जो कि कहाँ पड़ता है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहाँ पर क्या होता है, सेल खड़ी खनन होता है, यानी कि सोप स्टोन माइनिंग होती है वहाँ पर। और जो यहाँ पर एक न्यूज़ आई थी कि जो हाईकोर्ट हैं, माननीय हाईकोर्ट ने यहाँ पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुओ मोटो कॉग्निजेंस पे इस माइनिंग को क्या करा दिया, बंद करा दिया है। ठीक है, सो ये इसलिए न्यूज़ में था। आपको क्या याद रखना है कि जो कांडा कन्याल है वो कहाँ पर है, बागेश्वर में है। और किस लिए फेमस है, जो सोप स्टोन माइनिंग यहाँ पे चलती है उसके लिए। तो मैचअप में आ सकता है कि सोप स्टोन कहाँ कहाँ मिलता है, सो एक बागेश्वर में भी मिलता है। डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन को लेकर एक आईआईटी रुड़की ने स्टडी की है। उसमें बताया गया कि जो भूस्खलन डैम्स हैं वो उत्तराखंड में कौन कौन से जो नदियां हैं ऐसी जो कि सबसे ज़्यादा रिस्क में हैं। सो सबसे ज़्यादा जो रिस्क में हैं यानी कि वल्नरेबल रिवर्स हैं, वो कौन कौन सी है, वो है अलकनंदा, फिर है मंदाकिनी, फिर है धौलीगंगा और फिर भागीरथी। ये इंडिया ईयरबुक में दिया था कि जो आईआईटी रुड़की की स्टडी है उसके मुताबिक अलकनंदा नदी जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्क में है। किसके लिए, भूस्खलन जो डैम बने हुए हैं यानी कि जहाँ पर लैंडस्लाइड होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। कौन सी रिवर है, अलकनंदा रिवर है। नेक्स्ट इज जो फरवरी है 2025 उसकी न्यूज़ है कि जो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट है, सो ये याद रखना है आपको, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट यानी कि जो पक्षियों का जो गणना हुई है पक्षियों की उसके बारे में है। इसका एडिशन कौन सा था, 13th एडिशन था। और ये वर्ल्ड लेवल पर हुआ था यानी कि विश्व के लेवल पर ये पक्षी प्रजातियों की जो है वो गणना कराई गई थी, जिसमें कि इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है 2013 से। और जो रैंक है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सेकंड रैंक पे उत्तराखंड भी आया है। सो आपसे फर्स्ट और सेकंड पूछ सकते हैं। तो आप देखिए, जो वेस्ट बंगाल है यानी कि पश्चिम बंगाल है वो प्रथम स्थान पे है, जबकि दूसरे स्थान पर कौन है, उत्तराखंड है। ठीक है, दूसरे स्थान पर
पक्षियों की गणना में, प्रजातियों की गणना में क्या है, उत्तराखंड है, और तीसरे पे है असम। आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल है, फिर उत्तराखंड, फिर असम। उत्तराखंड सेकंड नंबर पे है, आपको ये भी याद रखना है। सो यहाँ पर कुल कितने प्रजातियां मिली हैं पक्षियों की, वो मिली है 446 के आसपास, ठीक है, 446, जबकि वेस्ट बंगाल की 500 से ज़्यादा है, ठीक है। सो क्योंकि उत्तराखंड स्पेसिफिक ये भी पूछ सकते हैं, डेटा भी 446 के आसपास मिला है और दूसरा स्थान है। अब इसी के बारे में न्यूज़ है कि विश्व में जो हाईएस्ट चेकलिस्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो चेकलिस्ट है वो किसकी है, यूएसए की है, ठीक है, और दूसरे नंबर पर इंडिया है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेट किया था जितने बर्ड्स को लेकर, वो किसने किया था, यूएस ने किया था, फिर उसके बाद इंडिया ने किया था। और हमारी जो पक्षी प्रजातियां हैं उसमें क्या है, अभी ये देश की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि विश्व में बात हो रही थी। अभी हमने ऊपर क्या बात की थी, हमने राज्यों की बात की थी कि इंडिया में कौन है, अभी विश्व की बात हो रही है। तो पहले नंबर पर यूएस है और दूसरे नंबर पर भारत है, ठीक है। सो इसमें हमने 1000 से ज़्यादा जो है पक्षी प्रजातियां हमारे इंडिया से हमने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और एक चीज़ और, जैसे पूछा जा सकता है कि ऑर्निथोलॉजी जो है वो क्या है, स्टडी ऑफ बर्ड्स है, यानी कि पक्षियों के बारे में जो हम पढ़ते हैं, पक्षी विज्ञान, उसको क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। मार्च की न्यूज़ है, मार्च में एज सच एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ नहीं था, लेकिन पॉलिटी यानी कि राजनीति में और इकोनॉमी, अर्थशास्त्र में जो है, अर्थव्यवस्था में, उसमें बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं जो कि ऑलरेडी आपको इसी चैनल पर आपके मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में है, करंट उत्तराखंड करंट अफेयर्स वाली प्लेलिस्ट में, 2025 वाली में। सो एनवायरनमेंट से रिलेटेड अप्रैल में फिर न्यूज़ आई थी कि जो भागीरथी ऐप है, भागीरथी या फिर भगीरथ ऐप, ठीक है, भगीरथ होगा ये, इसको थॉ कर लीजिए। भगीरथ ऐप जो है वो लॉन्च हो गया है। कब हुआ ये लॉन्च, जब वाटर कंजर्वेशन कैंपेन चल रही थी बाय आर चीफ मिनिस्टर, ठीक है, इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था और इन्होंने क्या लॉन्च किया, भगीरथ ऐप। और भगीरथ से आप भागीरथी याद रखिए, और भागीरथी किस लिए होगा, वाटर यानी कि जल संरक्षण से रिलेटेड ये है। नेक्स्ट इज, जो पॉजिटिव है कि यहाँ पर लोगों ने बहुत पार्टिसिपेट किया, और इवन जो ये ऐप बनाया ना, ऐप के थ्रू जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब आम नागरिक भी क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। थीम क्या था, धारा मेरी, नौला मेरा, गांव मेरा और प्रयास मेरा, ठीक है। सो थीम भी पूछी जा सकती है। सबसे पहले होगा कि भगीरथ ऐप जो है वो क्यों लॉन्च किया गया है। सो वाटर यानी कि जल संरक्षण से रिलेटेड ये है। फिर एक चिंतन शिविर लगाया गया था 2025 में, कहाँ हुआ था, बेसिक क्वेश्चन है, देहरादून में हुआ था और 7 से 8 अप्रैल को हुआ था ये। फोकस क्या था इसका, कि जो सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में जो समन्वय है उसे बढ़ाना है, और ग्रास रूट यानी कि ज़मीनी तौर पर जो जैसे लोकल लेवल पर, वहाँ पर जो है वो सामाजिक कल्याण सेवाओं का वितरण अच्छे से करना है, यानी कि जो डिलीवरी ऑफ वेलफेयर सर्विसेज है उनको बहुत अच्छी तरीके से आगे इम्प्रूव करना है, ठीक है। सो ये चिंतन शिविर से आप कैसे हेल्थ से रिलेटेड कोई उसमें दे सकते हैं ऑप्शन में। सो ये हेल्थ, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, बल्कि क्या है, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है। कभी कभी हम अगर वर्ड टू वर्ड जाएं तो हमें ऐसा लगेगा कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, तो नहीं है, उससे रिलेटेड क्या है, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, यानी कि केंद्र और राज्य का समन्वय बिठाना है। किसके लिए,
सामाजिक कल्याण की जो सेवाएं हैं उनका जो है अच्छे से वितरण हो सके, वो भी लोकल लेवल पर, ज़मीनी स्तर पर, जहाँ जैसे गांव में, ब्लॉक्स में, सो ये सब करना है इसमें। और यहाँ पर क्या है, एक सेंट्रल मिनिस्ट्री है जिसने ये चिंतन शिविर जो है इसका आयोजन किया था। सेंट्रल मिनिस्ट्री है, याद रखना है, स्टेट का कोई डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन क्या है, सेंट्रल मिनिस्ट्री है। कौन सी? सोशल जस्टिस, यानी कि सामाजिक कल्याण वाली मिनिस्ट्री। यहाँ पर इन्होंने चिंतन शिविर लगाया था। फिर आता है जो गार्गी नारी शक्ति है। गार्गी नारी शक्ति क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन ये बनेगा। सो क्या है ये? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बेस्ड क्या है, चैटबॉट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या कहते हैं? कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है, उससे रिलेटेड ये क्या है, चैटबॉट है। याद रखना है, एआई बेस्ड चैटबॉट है। कौन सा? गार्गी नारी शक्ति। और ये लॉन्च किसने किया था? हमारे ऑनरेबल गवर्नर ने, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने। और गवर्नर का नाम भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो आपको याद रखना है कि हमारे अभी कौन है गवर्नर? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। और एआई बेस्ड सर्विसेज है टू एम्पावर वुमेन थ्रू डिजिटल मीडियम। सो आपको ये याद रखना है, इसका एम याद रखना है। किस लिए? ये गार्गी नारी शक्ति से आपको पता चल रहा है कि नारी यानी कि जो है वो महिलाओं के लिए, उनकी शक्ति को बढ़ाने के लिए ही इसे लॉन्च किया है। किस लिए? जो डिजिटल माध्यम है उसके थ्रू जो है वो इनके पार्टिसिपेशन को, इनके जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इनकी जो परेशानियां हैं, उनको सब सुना जाएगा। और यहाँ पर कौन से ओकेजन पर, कौन से उपलक्ष्य में इसे लॉन्च किया गया? इसे चैत्र नवरात्रि के दिन लॉन्च किया गया है। और ये भी पूछा जा सकता है, यूके एसएससी के एग्जाम्स में मैंने देखा है, वीडियो में बार बार ऐसा पूछते हैं, चैत्र नवरात्रि, नवमी, इनसे रिलेटेड, कि ये कौन कौन से माह में होते हैं। सो ये मार्च से अप्रैल के माह में इस टाइम पर चैत्र नवरात्रि पड़ती है। ये भी आपको छोटी सी एक डिटेल ध्यान में रखनी है। अब जो है हम इंडिया ईयर बुक के कर रहे हैं। अभी तक हमने अप्रैल के कर लिए हैं थोड़ा, जो अप्रैल में इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई थी। अभी जो है जून 2024 का है कि जो 2 एनवायरमेंटलिस्ट हैं, आप क्या कह सकते हैं, पर्यावरणविद लोग, ठीक है, 2 एनवायरमेंटलिस्ट हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। कौन है? जयधर गुप्ता और विजय धसमाना। जयधर गुप्ता जो कि दिल्ली से हैं, और विजय धसमाना जो कि यहीं उत्तराखंड से हैं, बयाली गांव पौड़ी गढ़वाल से हैं विजय धसमाना। ये दोनों एनवायरमेंटलिस्ट ने क्या क्रिएट किया है? इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व बनाया है। किसमें? वो भी टाइगर रिजर्व के अंदर, ठीक है। अभी मैं रिजर्व इसको रिपीट कर देती हूँ, इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन अ टाइगर रिजर्व। सो क्या है ये हिंदी में? जो भारत का पहला जीव मंडल बनाया है, रिजर्व बनाया है, किसमें? बाघ अभ्यारण्य के अंदर, ठीक है। सो ये आपको 2 नाम याद रखने हैं, जयधर गुप्ता और विजय धसमाना, ठीक है। और इन्होंने जो ये जीव मंडल रिजर्व बनाया है, इसको क्या कहा? इन्होंने कहा राजाजी राघाटी बायोस्फीयर, ठीक है, राजाजी राघाटी बायोस्फीयर। और आरआरबी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। आपका जो बेसिक क्वेश्चन बन सकता है वो 2 एनवायरमेंटलिस्ट किन्होंने इसको बनाया है, ये भी आ सकता है। और भारत का दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? भारत का जो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पर बनाया गया है? सो आपके ऑप्शन में क्या आएगा? देहरादून आ सकता है या फिर उत्तराखंड, दोनों में से। अगर राज्य पूछेंगे तो उत्तराखंड हो जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट पूछेंगे तो आपको याद रखना है राजाजी नेशनल पार्क जो है उसके अंदर ही ये पड़ रहा है। और राजाजी नेशनल पार्क जो डिस्ट्रिक्ट्स में आता होगा, आपको याद रखना है वो वहीं बनाया गया है, ठीक है। राजाजी नेशनल
पार्क, इसके बारे में हमने ऑलरेडी नेशनल पार्क्स के बारे में एक पीसीएस का एक सॉल्व्ड पेपर है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जहाँ पर यूके पीएससी के पीवाईक्यू सभी सॉल्व किए गए हैं। सो उसके बारे में हमने उसमें सभी नेशनल पार्क को अच्छे से डिस्कस किया है कि राजा जी कहाँ है, कॉर्बेट नेशनल पार्क कितने डिस्ट्रिक्ट्स में पड़ते हैं ये, सो वो सब डिस्कस किया है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने पिरूल लाओ पैसे पाओ कैंपेन चलाई थी, पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान, ठीक है। ये कब चलाया था? मई के आसपास, ठीक है। मई के आसपास आप याद रख सकते हैं कि ऐसा टाइम जहाँ पर जैसे जो वनाग्नि है यानी कि फॉरेस्ट फायर्स जो है वो लगने का उस टाइम जो है टाइम बहुत अधिक हो जाता है समर के हिसाब से, ठीक है। सो वहाँ पर ज़्यादा संभावना हो सकती है कि वनाग्नि क्या हो जाए, भड़क जाए। सो इसलिए पिरूल लाओ पैसे पाओ जो है कैंपेन चलाई गई, कब? मई के आसपास चलाई गई थी पिछले साल। वो भी कहाँ चलाई गई थी? सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई है? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुई। और आपको याद रखना है कि पिरूल लाओ जो कैंपेन है वो फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड है। बेसिक क्वेश्चन इसका यही बन सकता है कि पिरूल लाओ इस कैंपेन का जो एम था वो क्या था। सो आपको बस ये कीवर्ड याद रखना है, पिरूल लाओ वाला फॉरेस्ट फायर वनाग्नि, ठीक है। नेक्स्ट इज जो पिरूल है उसके बारे में जान लेते हैं। पिरूल जो होता है वो चीड़ के नाम से हम इसे जानते हैं, चिर या पाइन, जो नीडल्स होते हैं इसके, ठीक है, छोटी छोटी पत्तियां होती है। इसका जो पिरूल है उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, किसका? ऑयल का। हाई ऑयल कंटेंट होता है इसमें, तेल बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से ये क्या होता है, बहुत जल्दी जो है वो आग पकड़ लेता है। और फिर इसका पॉजिटिव ये है कि हम इसे ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं हम इसे, पिरूल को। सो पॉजिटिव तो ये है कि ईंधन हो सकता है, लेकिन इसमें रिस्क क्या है कि ये सबसे बहुत बहुत जल्दी जो है वो आग पकड़ लेता है। इसीलिए क्या है, जो पिरूल लाओ पैसे पाओ जो है वो एक ऐसी कैंपेन है जिसमें ऑलरेडी पहले पिरूल जो है वो जंगल से हटा दिया जाएगा, लोग खुद ही उसे इकट्ठा कर कर ले जाएंगे गवर्नमेंट के पास और फिर उन्हें कुछ पैसे मिलेंगे। और वो जब पहले ही हट जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो वनाग्नि है वो कम भड़केगी। और क्या होगा, एक उसके लिए कंट्रोल भी होता है कि सबसे पहले फायर लाइंस को जला दिया जाए जब सीजन आए, उससे पहले भी। सो वो सब हम मेंस में डिस्कस करेंगे, जब मेंस का क्वेश्चन आंसर करेंगे ना। सो उसमें फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, उसमें भी उत्तराखंड के जो कुछ नेशनल पार्क्स है वो फॉरेस्ट फायर में काफ़ी आगे आए हैं, वो हम मेंस के लिए डिस्कस करेंगे ज़रूर। और यहाँ पर जुलाई 2024 की न्यूज़ है कि जो उत्तराखंड की फर्स्ट बर्ड गैलरी है वो कहाँ पे बनाई गई है। देखिए, दो चीज़ों में कंफ्यूज नहीं करना है आपको। एक जो बर्ड काउंट वाला, जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था बर्ड काउंट को लेकर, वो तो एक मल्टीनेशनल इवेंट था जिसमें देशों को और राज्यों को भी रैंक मिली थी। लेकिन ये कौन सी है? ये उत्तराखंड स्पेसिफिक है, पक्षियों से रिलेटेड गैलरी बनाई गई है, उत्तराखंड की फर्स्ट गैलरी है। ये कहाँ पे बनाई गई है ये पूछ सकते हैं। सो ये कहाँ पे बनाई गई है? नेचर एजुकेशन सेंटर, जॉली ग्रांट, देहरादून में, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, उत्तराखंड की जो फर्स्ट बर्ड गैलरी है वो कहाँ बनाई गई है? देहरादून में। और स्पेसिफिक अगर वो पूछेंगे तो दूसरा क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट ना पूछते हुए ऐसा पूछेंगे कि जो प्रकृति शिक्षा केंद्र है वो कहाँ पर है। सो मैचअप में ऐसा दे देंगे, प्रकृति यानी कि NEC, नेचर एजुकेशन सेंटर कहाँ पर है ये पूछेंगे और मैचअप में दे देंगे देहरादून। तो आपको पहचानना होगा 2-3 में से ऐसे करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं अब, ठीक है, कि कौन सी पर्टिकुलर जो सेंटर है, एजुकेशनल सेंटर है या कोई संस्थान है वो कहाँ है। तो आपको देहरादून डिस्ट्रिक्ट याद रखना है। और यहीं पर क्या बनाई गई है? फर्स्ट बर्ड गैलरी बनाई गई है। और ये किसके द्वारा जो है लॉन्च हुई है? ये उत्तराखंड वन विभाग के द्वारा लॉन्च हुई है, यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। सो ये आज तक की जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है
और आपने जितना सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।